तो they do not go to any new topic today. So if anyone have any types of doubt related to the particular discussion, then you just raise the doubt. I will clear that doubts. Yes, your doubt is Gantt chart. यानी कि जब आप कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के पहले उसका अलग अलग सेशन में प्रोसेस एलोकेशन सीपीयू में कैसे होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गैंट चार्ट बनाते हैं। अब ये गैंट चार्ट जो है ये वेरी करता है प्रोसेसर टू आई थिंक दैट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम। यानी कि राइट नाउ अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, वी डिस्कस अबाउट द एफसीएफएस एंड दैट इज द नॉन प्रीम्प्टिव mode of scheduling. We discuss SJF. Now SJF जो है आपका ये नॉन प्रीम्प्टिव में हम लोग डिस्कस किए हैं। नॉन प्रीम्प्टिव, your SJF is also with primitive mode. प्रिमिटिव मोड का में क्या है कि जैसे राउंड रोबिन में टाइम स्लाइसिंग फिक्स करते हैं, यानी कि वो वेरी कर सकते हैं सिस्टम टू सिस्टम, 2 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टाइम स्लाइसिंग या टाइम क्वांटम सेट होता है राउंड रोबिन टेक्निक में, आगे जो डिस्कस करेंगे। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि ये एक्चुअली क्या है SRTN, ठीक है ना, SRTF यू कैन से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि आपका एक तरह से प्रिमिटिव SJF आप बोलेंगे, तो प्रिमिटिव SJF में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के हिसाब से आपका नेक्स्ट प्रोसेस सेलेक्ट होगा। अब यहाँ क्या है कि आप क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रिम्प्शन एंड हाउ मेनी यूनिट after completion of how many unit the any process get preempted. So in case of round robin there is a time slice and time quantum, and we can vary the time slice and time quantum in that case. हम टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम को चेंज कर सकते हैं, 2 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड 3 मिलीसेकेंड। यानी कि वो टाइम क्वांटम एक्चुअली क्या है, उतने समय तक अगर सीपीयू टाइम ओवर हो गया किसी प्रोसेस का तो दोबारा उसको एलोकेट नहीं होना पड़ेगा। अगर सीपीयू टाइम उसका नहीं हुआ तो पार्ट ऑफ द जॉब वो नेक्स्ट सीक्वेंस में करेगा। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटायर प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ एंटायर प्रोसेस, द सीक्वेंस ऑफ दैट प्रोसेस कम्स। तो अब वहां क्या राउंड रोबिन में वेरिएशंस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शॉर्टेज जॉब यानी प्रिमिटिव शॉर्टेज जॉब में हम 1 मिलीसेकेंड का जॉब के बाद किसी भी प्रोसेस को प्रिंट कर देंगे। यानी 1 मिलीसेकेंड का जॉब पूरा करेगा, उसके बाद उसको प्रिंट करके दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे। तो अगर कोई 0 मिलीसेकेंड में कोई प्रोसेस अगर एलोकेट हो रहा है सारे प्रोसेस, तो उस केस में हमारा अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करेगा तो कैसे काम करेगा, जो सबसे शॉर्टेज जॉब है वहां से इनिशिएट होगा और वहां के बाद वो 1 यूनिट या 2 यूनिट 1 यूनिट का काम पूरा करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो आपका जॉब करेगा। इस तरह से आपका जब एक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा एंटायर प्रोसेस जो सिस्टम में है, तब फिर से वही प्रोसेस भी एलोकेट होगा। तो इट लुक्स लाइक ए राउंड रोबिन बट इट इज नॉट राउंड रोबिन, बिकॉज इन राउंड रोबिन देयर इज ए प्रोविजन to set the time quantum. Here the time slice is of 1 unit. तो हमेशा एक ही यूनिट का टाइम स्लाइस के बेसिस पर हमारा प्रोसेस प्रिंट होगा, दूसरा प्रोसेस एलोकेट होगा और पर्टिकुलर जो है गैंट चार्ट आप क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डिस्कस नहीं किए हैं,
नॉन प्रिमिटिव मोड लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो वी डू नॉट डिस्कस, मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेरी अभी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हम लोग डिस्कस किए, तो उसमें भी गैंट चार्ट, यानी कि किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में गैंट चार्ट को हम बनाएंगे। तो वी जस्ट टेक एनी एग्जांपल, लाइक वी हैव ए प्रोसेस आईडी and suppose burst time given to you or execution time. Sometime BT and sometime execution time is also mentioned in question. Both are same. Execution time बोला जाए BT और ET, तो execution time बोला जाए या burst time बोला जाए, both are same. So you treat both in a similar manner. So suppose you have 3 process and suppose 12 to 1. बर्स्ट टाइम दिया हुआ है आपका इन मिली सेकेंड। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है कि आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला क्राइटेरिया, 2-3 पॉइंट आपको चेक करना। सबसे पहला चीज कि इफ नो एटी इज गिवन देन assume AT is equal to 0 for all processes। पहला चीज, अगर कोई भी अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अराइवल टाइम एजम्पशन नहीं दिया हो। तो इफ देयर इज नो अराइवल टाइम, देन वेदर देयर इज AT equal to 0 is mentioned in the question or not, that doesn't matter. You have to assume all the process allocate in the system in 0 arrival time। तो सारे प्रोसेस के लिए अराइवल टाइम 0 लेके चलना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप यूज कर रहे हैं अगर FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो फर्स्ट पॉइंट ये चेक कर लिए, अगर अराइवल टाइम दिया है तब तो उसके बेसिस पर करेंगे, नहीं होगा तो 0 एज्यूम कर लेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करना है, दूसरा चीज आपको सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करना है, यानी प्रोसेस द not process, allocate the process in the Gantt chart in sequence of the process in ready queue। तो रेडी क्यू जैसे P1 P2 P3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रेडी क्यू में P1 P2 और देन P3 आया होगा। तो आपको प्रोसेस को इसी सीक्वेंस में प्लॉट करना है, गैंट चार्ट में प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम जो दिया हुआ है। थर्ड फैक्टर आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज तो क्लियर हो गया, अराइवल टाइम 0 है तो अगर दिया हुआ है तो उसको लेंगे, नहीं है तो 0 एज्यूम कर लेंगे। दूसरा चीज कि अगर प्रोसेस को FCFS में शेड्यूल करना है तो रेडी क्यू में जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में प्रोसेस को भेजना है। लेकिन अब तीसरा चीज, इसमें एक और चीज आ गया, हम लोग जो डील किए थे, थर्ड पार्ट क्या आ गया, एनीवन तो बोल सकते हैं थर्ड पार्ट और क्या इसमें आ गया जो FCFS में आपको कंसीडर करना पड़ा, इस केस में नहीं है। जो हम लोग लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिए थे 24-3-3, तो ऐसा भी केस हो सकता है कि सीक्वेंस में कोई 2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सेम हो, है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो बर्स्ट टाइम आपका सेम होगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में तो प्रायोरिटी के बेसिस पर FIFO ऑर्डर को आपको मानना ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर जॉब बर्स्ट टाइम के बेसिस पर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड केस जो SJF में भी इंपॉर्टेंट है, SJF में तो आपको देखना ही पड़ेगा कि जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है उसमें अगर टाई होता है तब उस केस में जो आपका FIFO ऑर्डर मेंटेन होगा, यानी रेडी क्यू में जो आपका जो प्रोसेस पहले आया होगा वो एलोकेट होगा। अगर यहाँ पर भी वही चीज है, इफ टाई occur due to same BT
और ET, then FIFO Q is follow। तो FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपका क्यू में जो पहले आया होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब इसके इतना पॉइंट व्यू रखने के बाद हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। जब गैंट चार्ट आप बनाते हैं तो गैंट चार्ट में बेसिकली क्या है कि FCFS है, तो एक एक करके आपका प्रोसेस सीक्वेंस में जाएगा। तो पहले प्रोसेस 1 आया, नो अराइवल टाइम है, तो अराइवल टाइम इज 0 फॉर ऑल प्रोसेसेस। ये एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट अराइवल टाइम 80 इज 0 फॉर ऑल प्रोसेसेस। तो हर प्रोसेस जो है 0 मिलीसेकंड मीन कर रहा है। तो FCFS में रेडी क्यू में यानी प्राइमरी मेमोरी में आपका सबसे पहले P1 देन P2 देन P3 सीक्वेंस में आया। तो P1 आप एलोकेट किए, P1 भी 0 मिलीसेकंड से इनिशिएट हुआ और कितना है 12 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। ठीक है ना। अब ये P2 और P3 यहाँ पर कन्वॉय अफेक्टेड है ना। 12 मिलीसेकंड के लिए 2 मिलीसेकंड और 1 मिलीसेकंड का जॉब वेट कर रहा है। जब तक ये 12 मिलीसेकंड का जॉब पूरा नहीं होगा तब तक ये 2 और 1 मिलीसेकंड का भी जॉब एलोकेट नहीं होगा। दैट इज द ड्रॉबैक यू कैन से और डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो P1 ने 12 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, इसके बाद सीक्वेंस में P2 है तो P2 एलोकेट किए। अब यहाँ देखिए 12 मिलीसेकंड के बाद P2 का जॉब टाइम कितना, एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, तो ये 14 और P3 का 1 है, तो ये 15। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी गैंट चार्ट आप बनाइएगा तो जो टोटल बस टाइम है वो आपका फाइनल आपका पॉइंट आना चाहिए। यानी कि 12 2 14 1 15 है, तो ये 15 यहाँ पर दिखना चाहिए। ये है तो 15 यहाँ मेंशन होना चाहिए। नहीं, वही चीज ना बताया, ये 3 पॉइंट इसीलिए बताया कि अगर 80 नहीं दिया हुआ है तो उस केस को भी हम लोग डील किए थे। तो उसमें एज्यूम कर लेना होगा कि एज्यूम अराइवल टाइम इज 0 फॉर ऑल प्रोसेसेस। बट इफ 80 इज गिवन टू यू देन अकॉर्डिंग टू 80 यू एलोकेट द प्रोसेस। ठीक है ना, प्रोसेस एलोकेट होगा, जितना आपका जो प्रोसेस का जो बस टाइम है वो पूरा करेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर P1 P2 P3 का आप 0 1 2 ले लेते हैं, अराइवल टाइम 0 1 2, तो P1 जब एलोकेट होगा 0 मिलीसेकंड में तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये टोटल 12 मिलीसेकंड का काम पूरा करेगा। 12 मिलीसेकंड का जब काम पूरा करेगा तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रायोरिटी ऑफ यानी कि अगर आपका अराइवल टाइम P2 और P3 का 1 और 2 है, इसका मतलब है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1 जॉब both P2 and P3 may allocated into the CPU because arrival time इसका 1 और 2 है। 12 मिलीसेकंड ऑलरेडी आपका P1 कंप्लीट कर चुका है, तो 12 मिलीसेकंड के अंदर में ही 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 आपका एलोकेट हो सकता है, यानी कि P2 भी एलोकेट हो सकता है P3 भी। लेकिन अब P2 और P3 में कौन एलोकेट होगा, तो चूंकि डिफरेंट बस टाइम है, टाई नहीं है, तो रेडी क्यू में जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो P2 पहले आया तो P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर अराइवल टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हम वेरिएशंस भी हम लोग चेक किए कि 0 1 2 के जगह थोड़ा सा गैप होगा। तो अब गैप भी होगा तब भी यहाँ पर नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन को अब ये तो बन जाएगा, हाँ अच्छा इसको सॉल्व भी कर दे, हाँ ठीक है 80 भी दे देते हैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं, जो भी डाउट है वो क्लियर होना चाहिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम आता है। तो प्रोसेस आईडी 80 बीटी, ठीक है ना, और उसके बाद TAT WT, CT सर। अगर हाँ कंप्लीशन टाइम भी यहाँ दे सकते हैं। अगर अराइवल टाइम 0 होगा तब इस केस के लिए अभी जो हम लोग केस लिए इसमें CT देने का जरूरत नहीं, CT और BT सेम ही होगा क्योंकि अराइवल टाइम 0 ले लिए।
हाँ, यस सर। अगर अराइवल टाइम दिया होगा तो एक सीटी कॉलम भी बनाएंगे। तो P1, P2, P3, तो 80 0 मिली सेकेंड फॉर ऑल, ये जंक्शन है इस क्वेश्चन में। BT, अब देखिए बर्स्ट टाइम जो है वो हर प्रोसेस का दिया हुआ है, तो बर्स्ट टाइम शायद 12, 2 और 1 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम CT माइनस 80, CT माइनस 80 होता है। यस सर। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम आपका बर्स्ट टाइम सेम ही है, क्योंकि अगर एक कॉलम आप CT निकालते हैं, CT इक्वल टू होता है बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो चूंकि अराइवल टाइम 0 है, तो वट एवर बर्स्ट टाइम यू हैव दैट इज CT आल्सो। तो कंप्लीशन टाइम को हम बर्स्ट टाइम को यूज कर सकते हैं, बर्स्ट टाइम के डेटा को। तो अब 12 माइनस 80, तो ये जो बर्स्ट टाइम है यही आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया इसमें। तो P1 का 12, P2 का 14 और P3 का 15। तो हाँ, आ रहे इसी क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। ये आपका हो गया 12, 2 और 1। एंड टर्न वेटिंग टाइम इज व्हाट? वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम 80 माइनस BT माइनस सर। BT सर। BT। तो टर्न अराउंड टाइम आपका यहाँ दिया हुआ है, BT दिया हुआ है, तब इस केस में आप वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। 12 में से 12 गया, तो ऐसे भी P1 0 मिली सेकेंड ही वेट कर रहा है, और ये 1:0। यानी कि वेटिंग टाइम इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो गया? हाँ, तो एवरेज PAT और एवरेज वेटिंग टाइम, तो ये आपका एवरेज PAT आपका क्या होता है? समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू यहाँ 3 है, और इसमें सर कंप्लीशन टाइम सबका डिफरेंट होगा ना? PI। तो ये आपका हो गया यहाँ, तो ये हो गया 15, और इतना डिवाइड 3 ये होता है ना, तो ये 15 डिवाइड 3 इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। और यहाँ तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, 0 मिली सेकेंड। तो वेटिंग टाइम सारे प्रोसेस का 0 है, 0 मिली सेकेंड है, ये एज्यूम किए थे, तो वेटिंग टाइम 0 रह गया। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम में अगर अराइवल टाइम डिफरेंट दे दिया हुआ है, तो एक इसमें भी अराइवल टाइम में भी सीक्वेंस हम लोग डिस्कस किए कि अगर आपका प्रोसेस P1, P2, P3 है, जिसका अराइवल टाइम 0, 1, 2 है, बर्स्ट टाइम 12, 2, 1 है, ठीक है। अब अराइवल टाइम P1 का है और FCFS आपको अप्लाई करना है, तो गैंट चार्ट पहले क्या होगा? गैंट चार्ट P1 पहले एलोकेट होगा। अब अराइवल टाइम P1 का 0 है, इसलिए P1 पहले एलोकेट हुआ, तो P1 एलोकेट होने के बाद आपका ये पूरा 12 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया। अब जब ये 12 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया, तो P2 और P3 दोनों का अराइवल टाइम तो हो गया कवर। अभी P2 का आया कहाँ? हाँ, तो ये 12 मिली सेकेंड जॉब पूरा किया, तो अराइवल टाइम P2 का 1 है, P3 का 2 है। इसका मतलब है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1 12 मिली सेकेंड, बोथ P2 एंड P3 इज एलिजिबल फॉर एलोकेशन इनसाइड द CPU। क्योंकि अराइवल टाइम 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो 12 में आ गया ना, तो लेकिन रेडी क्यू में आपका P1, P2 एंड देन P3, तो रेडी क्यू में P1 के बाद P2 है, तो पहले P2 यहाँ एलोकेट किए, ये अपना 2 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया, उसके बाद P3 को एलोकेट किए, तो वो अपना 1 मिली सेकेंड का जॉब पूरा किया। समझ आ रही बात?
अब यहाँ वो भी तीसरा चीज भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब आपका ये वेरिएशन होगा, जैसे 0 1 2 सीक्वेंस में है, लेकिन अगर 0 3 5 7 इस तरह से स्किप किया हुआ रहेगा, तब वहां पर आइडल स्टेट में भी सीपीयू जाता है, ठीक है ना? हाँ हाँ, वो पहले आएगा, अराइवल टाइम के हिसाब से ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, अराइवल टाइम के हिसाब से ही होगा, ठीक है ना? अब उसमें क्या है, इसको हम लोग डिस्कस किए थे इस प्रोसेस में। देखिए दोबारा उसी एग्जांपल को देखिए, जहां पर हम लोग स्किप किए थे। FCFS, हाँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 प्रोसेस था, अराइवल टाइम कोई सीक्वेंस में नहीं है, 3 5 0 5 4 इस तरह से बस टाइम दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो एलोकेशन है, अराइवल टाइम 0 मिलीसेकंड का है, तो P3 सबसे पहले एलोकेट हुआ, अपना 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। अब 2 मिलीसेकंड का जब पूरा किया, तो इसके बाद अब आपके पास प्रोसेस बच गया P1 P2 P4 P5, लेकिन इसमें से कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो 2 मिलीसेकंड में एंट्री कर रहा है। एक प्रोसेस P1 दिख रहा है जो P1 3 मिलीसेकंड के बाद एंट्री कर रहा है, यानी कि अराइवल टाइम 3 मिलीसेकंड है। तो जो 1 मिलीसेकंड का जो ये आइडल स्टेट में क्या ना है, सीपीयू वर्कलेस हो गया। ये 1 मिलीसेकंड में सीपीयू को कोई जॉब एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि अराइवल टाइम ऑफ P1 इज 3, तो आफ्टर 1 मिलीसेकंड 3 P1 इज एलोकेटेड। 1 मिलीसेकंड में ये 3 हो गया, 3 होने के बाद P1 एलोकेट हुआ। P1 का बीटी था 4 मिलीसेकंड, तो ये 4 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, यानी कि 7, 3 से 4 7 गया। अब 7 जब यह पहुंचा, तो 7 मिलीसेकंड में अब देखिए कि P1 के बाद P2 P4 और P5, all the rest 3 processes is eligible for allocation to the CPU, because जो 7 मिलीसेकंड के बाद आपका 5 भी अलाउ हो जाएगा, 4 भी अलाउ हो जाएगा ना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग किसको लिए, P5 को लिए, इसलिए कि इसका अराइवल टाइम 5 है, तो अराइवल टाइम 4 है, तो अराइवल टाइम 4 है, तो 4 है तो 7 के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। 4 से कम रहता तो नहीं करते, तो 7 में 4 आपका इंक्लूडेड होगा। तो वहां पर ठीक है ना। तो यहाँ पर P3 के बाद P1 एलोकेट हो गया, P5 एलोकेट हुआ। P5 जब एलोकेट हुआ तो 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा, यानी कि 10 मिलीसेकंड का जॉब पूरा हो गया। जब 10 मिलीसेकंड का जॉब पूरा हो गया, तो अब आपके पास बचा P2 और P4, 2 प्रोसेस। अब ये 2 प्रोसेस में दोनों का अराइवल टाइम सेम है, 5 है, तो 5 है, इसका मतलब है कि 10 मिलीसेकंड के बाद ये दोनों इंटर हो सकता है। लेकिन अब अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाँ, रेडी क्यू में प्रोसेस का सीक्वेंसिंग क्या है। P1 P2 P3 P4 P5 है, इसका मतलब है कि P2 का सीक्वेंस P5 से पहले है, तो P2 को पहले एलोकेट किए, P2 को एलोकेट किए, तो P2 अपना 3 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव है। जब भी कोई प्रोसेस एलोकेट होगा तो वो इंटायर सीपीयू टाइम लेगा, यानी इंटायर बस टाइम पूरा करेगा, वो ब्रेकअप नहीं करेगा प्रोसेस। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमारा क्या है, कोई भी प्रोसेस एक बार सीपीयू के रिसोर्स को एलोकेट हो जाता है, तो वो रिलीज करेगा रिसोर्स को तभी जब उसका प्रोसेस ओवर हो जाएगा। बीच में इंटरप्ट, बीच में उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो P2 के बाद फिर P4 एलोकेट हुआ, P4 आपका 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया, इस तरह से एलोकेट हुआ। ये आपका दूसरा केस है जिसमें रैंडम मैनर में अराइवल टाइम है, ठीक है ना, जैसे 0 1 2 सीक्वेंस में था। एक और केस हम लोग डिस्कस किए थे, आई थिंक दैट इट इज क्लियर टू यू, अराइवल टाइम के बेसिस पर कोई डाउट नहीं होगा। एनीवन हैव एनी डाउट?
नो डाउट। ठीक है, तो अब ये जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये नॉन प्रिम्प्टिव वन है। हाँ, क्या बताए थे वो? हाँ, जैसे कोई कंफ्यूजन, किस बात पर कंफ्यूजन हुआ? यहाँ पर सेम वो जो बताया होंगे, ऐसा कुछ अलग नहीं बताया होंगे। हाँ, P3 क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि अराइवल टाइम इसका सबसे कम है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आप देखेंगे P1 को बोल देंगे P1 क्यों नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर, इसीलिए ये भी एग्जांपल दिए थे जिसमें आपका रैंडम मैनर में अराइवल टाइम दिया हो। एक तो हो गया कि 0 1 2 3 सीक्वेंस में है तो वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आएगा, पहला जो प्रोसेस है वो 0 है तो पहले P1 आएगा फिर P2, इस तरह से। लेकिन अगर आपका अराइवल टाइम रैंडमली लिया हुआ है, अलग अलग प्रोसेस का अलग है, तो इसके बीच में भी अराइवल टाइम के बेसिस पर कोई प्रोसेस होगा, जैसे इसमें P3 आ गया। दूसरा एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप अराइव किया कोई प्रोसेस आपका, तो वो पूरा जॉब पूरा करने के बाद जो मिली सेकेंड आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे 2 मिली सेकेंड का ये जॉब पूरा किया, तो 2 मिली सेकेंड के बाद आपका कोई प्रोसेस इसमें नहीं है जिसको आप एलोकेट कर सकते हैं। अभी जो अराइवल टाइम दिया हुआ है, इस अराइवल टाइम में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए 1 मिली सेकेंड आपका सीपीयू वर्कलेस हो गया। वाई आइडल यहाँ पर जो 1 मिली सेकेंड का जॉब दिखाया गया इसलिए क्योंकि आपका 2 मिली सेकेंड के बाद कोई भी अराइवल टाइम नहीं है। 2 मिली सेकेंड का अराइवल टाइम किसी प्रोसेस का नहीं है। अगर होता तो ये नहीं होता, इमीडिएट सीपीयू को दूसरा प्रोसेस मिल जाता एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है ना? तो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर इंक्लूड किए थे प्रॉब्लम। नाउ एक्सक्यूज मी सर, इसमें दोनों कंडीशन हम लोग देख लिए। हेलो हाँ, सर, यस, लास्ट डोंट हैव एनी क्वेश्चन डाउट। बता, अराइवल टाइम 0 रखे थे सर, वेटिंग रुक टाइम जाओ रुक जाओ। गलत है सर, और टीटी भी। स्लाइड 18 में। हाँ, बोलिए। सर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे थे सर, अराइवल टाइम 0 लेकर, वो नहीं सर, जस्ट ऊपर वाला स्लाइड सर, 18 स्लाइड नंबर। 18 नंबर 18 नंबर सर। 18। हाँ, यस सर, इसमें सर एरर है, टीटी सर होगा 12 14 और 15, और अराइव वेटिंग टाइम सर 0 4 12 और 14 होगा ना। कंपटीशन टाइम सर इसमें। बस टाइम आप बोल रहे हैं? नहीं सर, नो, कंप्लीशन टाइम सर 12 टीएटी फाइंड 14 किए एंड हैं सर 15 वो। होगा ना सर। एक मिनट। P1 का 12, हाँ, P2 का 14, ठीक ठीक। 14। एक कंप्लीशन टाइम का कॉलम देना होगा यहाँ पर 12, यही बोलना चाह रहे ना? यस सर, तो एंड एवरेज टीटी आया सर 13.67। 14 माइनस 0। that is missing. Well, 14 minus 0, 14, एंड 15 सर, 15, yes. and WT sir 0 12 and 14। Yes, that is also changed according to this one. कंप्लीशन टाइम आपका जो है यहाँ पर मिसिंग हो गया था। कंप्लीशन टाइम हर प्रोसेस का जिस पर्टिकुलर पॉइंट को वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। जॉब टाइम तो उसका हुआ कि जो जितना समय तक वो है, लेकिन उसके पहले भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो नाउ दिस वन इज योर टोटल टर्न अराउंड टाइम 2641, बाय that is 319 millisecond, and here 12 12 0 12 0 12 14 सर। 0 12, हाँ, 40 0 12 and 14 26। yes. ठीक, तो 26 डिवाइड बाई 3,
8.67 सर। करेक्ट। तो सर टीटी को भी करेक्ट कर दीजिए, 13.67। तो completion time -80 and turnaround time minus burst time. Now it is correct. यस सर। So 3 cases we'll discuss. In first case, there is no arrival time is given to you. You assume 0. Second, the arrival time is there and it is in sequence. And third, the arrival time is there, but that arrival time is not in a sequence. So randomly, the arrival time for any process is 0. तो जो sequence दिया हुआ है ready queue में, उसमें से कोई ऐसा process है जिसका arrival time आपका जो 0 millisecond है, तो you just give priority to that particular process to allocate it to the system. ठीक है ना? So these are the 3 cases in which you have to deal the system processes under first come first serve scheduling algorithm. Now in SJF also, whenever we discuss SJF, so SJF is of 2 mode: preemptive and non-preemptive. So we just discussed the non-preemptive one. In non-preemptive, basically you can say in shortage of first, non-preemptive shortage of first, the priority is set on the basis of the CPU time. यानी कि CPU का जो burst time है उसके बेसिस पर आपका प्रायोरिटी सेट हो जाता है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लोएस्ट वैल्यू ऑफ BT गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना? तो लोएस्ट वैल्यू जिस BT का बर्स्ट टाइम जो कम होगा, लोएस्ट वैल्यू ऑफ बर्स्ट टाइम गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्स्ट टाइम। तो एज लाइक ए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट आल्सो वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी, यानी इन सिस्टम द प्रायोरिटी इज सेट। तो नॉन प्रिएम्प्टिव आपका जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होगा वो क्या है, उसमें प्रायोरिटी सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम, यानी बर्स्ट टाइम के बेसिस पर प्रायोरिटी सेट होगा। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इन दैट द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इज गिवन टू यू। हर प्रोसेस का प्रायोरिटी दिया रहेगा, अराइवल टाइम के साथ साथ प्रायोरिटी भी दिया रहेगा। और प्रायोरिटी आपका क्या है कि वहां पर सिस्टम में वेरी कर सकता है, मिनिमम प्रायोरिटी और हाईएस्ट प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो मिनिमम प्रायोरिटी आप लोएस्ट वैल्यू को मिनिमम रख सकते हैं, जो सेट कर सकते हैं, और हाईएस्ट वैल्यू को भी आप प्रायोरिटी में चेक कर सकते हैं। तो वहां पर मिनिमम प्रायोरिटी और मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो मिनिमम और मैक्सिमम प्रायोरिटी का मतलब, मिनिमम प्रायोरिटी का मतलब है कि आप लोएस्ट वैल्यू को मिनिमम प्रायोरिटी रख सकते हैं या हाईएस्ट वैल्यू को आप प्रायोरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 लिखा गया है, तो 1 को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी मान सकते हैं और 4 को लोएस्ट प्रायोरिटी, या 4 को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी मान सकते हैं, 1 को लोएस्ट प्रायोरिटी। ये डिपेंड करता है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। यानी कि सिस्टम में, इन सिस्टम मिनिमम प्रायोरिटी इज आल्सो यूज्ड, इन सिस्टम मैक्सिमम प्रायोरिटी इज आल्सो यूज्ड। मैक्सिमम प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि जो हाईएस्ट वैल्यू इज यूज्ड फॉर सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। मिनिमम प्रायोरिटी का मतलब कि द लोएस्ट वैल्यू इज यूज्ड टू सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। तो 1 2 3 4 में अगर 1 को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि मिनिमम प्रायोरिटी आप सेट कर किया हुआ सिस्टम में सेट कर रहे हैं। अगर 1 2 3 4 में 4 को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी, आप मैक्सिमम वैल्यू को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो मीन प्रायोरिटी का मतलब कि प्रायोरिटी इज सेट ऑन द मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्स प्रायोरिटी का मतलब कि द प्रायोरिटी इज सेट ऑन द मैक्सिमम वैल्यू। तो इफ द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि प्रायोरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस इज लो, then we set the particular priority as a highest priority of that process,
तो वहां पर हमारा मिनिमम प्रायोरिटी काम कर रहा है। और अगर हमारा हाईएस्ट वैल्यू को हम मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको प्रायोरिटी सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पर मैक्स प्रायोरिटी आपका काम कर रहा होगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ में हमारा कोई प्रायोरिटी सेट नहीं है, कोई प्रायोरिटी गिवन नहीं होता है। स्टिल वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द बर्स्ट टाइम, बिकॉज जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होगा उसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में अगर टाई होगा तो क्या होगा। इस केस में जो हम लोग डील किए थे, यहां पर भी 2-3 पॉइंट है। पहला चीज इसमें भी है, इफ नो अराइवल टाइम given, then assume AT equal to 0 for all processes. दूसरा पॉइंट कि इन नॉन प्रिमिटिव SJF priority of the process will be set on the basis of shortest job, that is least burst time. लो बर्स्ट टाइम से लो बीटी। तो लो बीटी कहने का मतलब कि जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो ही आपका प्रायोरिटी जनरेट कर लेगा। लेकिन इसमें तीसरा केस ये भी हो सकता है, इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ मोर देन वन प्रोसेस विल बी सेम, देन क्या होगा। अगर बर्स्ट टाइम एक से अधिक प्रोसेस का सेम होगा तब उस केस में देन प्रोसेस हाँ देन प्रोसेस will be selected on the basis of sequence available in the ready queue, that is FIFO manner। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। तो रेडी क्यू में जो आपका सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस से, अब ये तीन चीज जो है नॉन प्रिमिटिव एसजीएफ में यू हैव टू चेक आउट कि एटी इज गिवन टू यू और नॉट। इफ नो एटी इज देयर, assume AT as a 0 for all process. Then check out the priority of the process, which process get priority. So this is not a priority scheduling algorithm, still we are setting the priority on the basis of burst time. तो we just check out कि लो burst time किसका है। तो लो burst time जो process है, that process will be selected to allocate in the Gantt chart. But there is another condition or there another case arise कि the burst time of two or more than one process will be same. तो अगर एक से अधिक प्रोसेस का burst time सेम है तब उस केस में हमको क्या करना होगा, उस केस में हमको FIFO क्यू को मेंटेन करना होगा, यानी FIFO ऑर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि और प्रोसेस will be selected on the basis of FCFS। ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS मैनर में, वहां पर फिर FCFS आप अप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले सर्व कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग प्रॉब्लम लिए थे, जस्ट डिस्कस द सेम प्रॉब्लम। सपोज प्रोसेस ID
arrival time is 0, suppose. So burst time is given to you in millisecond. So process ID is P1, P2, P3. Again we take the same 12, 2 and 1. लेकिन यहाँ पर हमको टाई दिखाना है, तो इस 2 को 1 कर देते, ठीक है। तो 12, 1, 1। तो अब इस केस में क्या है, अप्लाई नॉन प्रिमिटिव SJF। नॉन प्रिमिटिव SJF या प्रिंटिव SJF। प्रिंटिव SJF बात करेंगे तो प्रिंटिव SJF इज SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो अब ये नॉन प्रिमिटिव SJF अप्लाई करेंगे तो गैंट चार्ट अब क्लियर है ना? Yes, sir. गैंट चार्ट में एलोकेशन ऑफ प्रोसेस वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से वैरी करेगा, और उसी के बेसिस पर आपका जो भी आपका न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो आपको डील करना होगा। तो गैंट चार्ट से आधा काम आपका हो जाता है, ओनली कैलकुलेटिव पार्ट मतलब आपका बचता है रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो P1, P2, P3 नॉन प्रिमिटिव SJF, तो प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम BT। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, अब बताइए, मिनिमम प्रायोरिटी है या मैक्सिमम प्रायोरिटी है? मीन प्रायोरिटी, Minimum. मीन प्रायोरिटी है। मीन प्रायोरिटी का मतलब ये ऑलरेडी एक आपका जो है स्लॉट डिफाइंड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और मैक्स प्रायोरिटी। मीन प्रायोरिटी इसलिए कि लोएस्ट वैल्यू को आप प्रिविलेज दे रहे हैं। अगर हाईएस्ट वैल्यू को प्रिविलेज देते तो मैक्स प्रायोरिटी, लोएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू को प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट मींस इट कम्स अंडर मीन प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम। हियर वी आर यूजिंग मिनिमम प्रायोरिटी, यानी कि मिनिमम द बर्स्ट टाइम, लोएस्ट द बर्स्ट टाइम, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस इज देयर, because the burst time of two process is minimum 1, 1। तो यहाँ टाई हो गया, तो FCFS मैनर में कॉल होगा, तो पहले P2 कॉल होगा, फिर P3 कॉल होगा। हाँ, अगर 12 को आप प्रायोरिटी देते तो मैक्स प्रायोरिटी। यहाँ पर इस केस में हम अगर 12 को बोलते हैं कि 12 यानी हाईएस्ट द बर्स्ट टाइम, हाईएस्ट द प्रिविलेज ऑफ एलोकेशन ऑफ सच प्रोसेस, लोएस्ट द बर्स्ट टाइम, highest the privilege to allocate the process into the CPU। तो लोएस्ट को अगर एलोकेट कर रहे हैं तो मीन प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, हाईएस्ट को अगर एलोकेट कर रहे हैं तो मैक्स प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, मीन प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सर तो मिनिमम प्रायोरिटी से बता दिए थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 12 को एलोकेट करना हो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 12 को एलोकेट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अब बोला जाएगा कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हम मैक्स प्रायोरिटी को नहीं एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी यहाँ पर आपने बर्स्ट टाइम को बेस किया है। तो बर्स्ट टाइम अगर आप 12 को सिलेक्ट करते हैं तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो स्ट्रेटजी फेलियर हो गया। तो इसलिए SJF नॉन प्रिमिटिव SJF में मिनिमम प्रायोरिटी ही सेट होगा, ठीक है ना। लेकिन अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में मैक्स प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू को। जैसे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें मीन और मैक्स दोनों सेट कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव SJF में, चूंकि इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम ही है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्स्ट टाइम, वी आर नॉट गिविंग एनी एडिशनल प्रायोरिटी सेक्शन टू गिव द प्रायोरिटी टू द प्रोसेस। तो वी नेवर use the highest burst time with the highest privilege of allocation of the process, because in shortage job first, shortage job is allocated first। तो यहाँ पर हमेशा मिनिमम प्रायोरिटी ही आपका सेट होगा, जो मिनिमम आपका जो बर्स्ट टाइम होगा वही पहले एलोकेट होगा। अगर एक से अधिक 2-3 प्रोसेस का मिनिमम बर्स्ट टाइम होगा तो FCFS मैनर में आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका P2 एलोकेट होगा, जो कि FCFS अप्लाई हो गया यहाँ। तो
ऑल प्रोसेस, यहाँ पर भी आपका कुछ अराइवल टाइम नहीं दिया है तो आप 0 एज्यूम करेंगे। तो 0 मिलीसेकंड में P2 एलोकेट हुआ, 1 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। फिर P3 एलोकेट हुआ, 2 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। फिर P1 एलोकेट हुआ, 14 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। अब इसके बाद आपका CT ऑफ P1, P2, P3। P1 आपका 14 मिलीसेकंड पर कंप्लीट हो रहा है, P2 आपका 2 मिलीसेकंड पर कंप्लीट हो रहा है, और P2 हाँ ठीक है। तो इसके बेसिस पर प्रोसेस AT, BT, CT, EAT, WT। The process P1, P2, P3, all are arrive at 0 millisecond. Burst time is 12:11. तो completion time P1 का आपका है 12:14, P2 का है 1 और इसका 3। टर्न अराउंड टाइम सर 2 होगा ना? P1 का 14, 1, 2। अच्छा, P2 होगा ना। ये हो गया CT माइनस AT, EAT माइनस BT। तो ये हो गया आपका 14, 1, 2। और टर्न अराउंड टाइम 14 माइनस 12, 2 0। I इक्वल टू 1 to 3। 3 प्रोसेस है ना, तो TAT ऑफ PI डिवाइड बाय 3। ये सिग्मा I इक्वल टू 1 to 3 वेटिंग टाइम ऑफ PI, क्योंकि I का वैल्यू यानी कि प्रोसेस 3 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4, वो वैल्यू रेंज करेगा। क्योंकि जब आप C में प्रोग्राम लिखेंगे इसका, अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं कोडिंग, अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में आपको ये लूप लेना पड़ेगा 3 प्रोसेस के लिए। ये जो समेशन ले रहे हैं फॉर दैट रीजन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिवाइड बाय 3। तो समेशन ये इसका टोटल हो गया 17, इसका हो गया 3/, हो गया 3 × 5 = 15, 3 × 6। तो अब यहाँ पर देखिए ये वी आर अप्लाइंग हियर नॉन प्रिमिटिव SJ, है ना, नॉन प्रिमिटिव। अब यहाँ नो अराइवल टाइम इज गिवन टू यू। सेकंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें अराइवल टाइम दिया हो, जैसे अराइवल टाइम 012, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अराइवल टाइम दिया होगा अगर, तो हम लोग डिस्कस किए थे FCFS XJ। अराइवल टाइम वाला नहीं लिए थे SJF में, लिए थे सर। सॉल्व नहीं किए थे सर। ये चेक नॉन कर लीजिए। प्रिमिटिव है, इसमें इसके बाद अराइवल टाइम दे दिए थे। हाँ ये दिए थे, ठीक है। तो अगर नॉन प्रिमिटिव में अराइवल टाइम दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोले थे, तो कुछ लोग किए थे। अभी आप लोग अभी सॉल्व कीजिए। अब क्योंकि डाउट था, अभी ऑफलाइन में ज्यादा लोग को डाउट था, तो अब ये अराइवल टाइम दिया हुआ है। एक तो क्वेश्चन था जिसमें अराइवल टाइम नहीं था,
ठीक है ना। अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है तब उसके बेसिस पर हमको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। सृजन कुमार बनाइए। ओनली सृजन। कर लिए। इसका तो किसी से शेयर भी कराए थे ड्यूरिंग क्लास। यस यस सर, यस सर, बना हुआ। गैंट चार्ट में डाउट है लोग को। शशि बन कुमार गया। कौन कौन शेयर किए थे? शशि कुमार। हम यस सर सर करे इसमें सर। हाँ उसको करिए, हॉरिजॉन्टल मैनर में कीजिएगा। एक मिनट रुक ठीक है। जाओ, मेरे पास है, कर दे। एक मिनट रुको, हम स्टॉप करेंगे। यस सर। हाँ ठीक है। P4 को एलोकेट किए पहले ना, यस सर। 0 मिलीसेकंड। P4 जैसे ही एलोकेट हुआ वो 6 मिलीसेकंड का जॉब पूरा किया। 6 मिलीसेकंड का जॉब, ये नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ है। तो 6 मिलीसेकंड का जॉब पूरा करने के बाद अब आपके पास जितना प्रोसेस है ना, वो सारे प्रोसेस एलोकेट हो सकते हैं। जितना भी प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस एलोकेट हो सकते हैं। तो P4 के बाद P1 को क्यों एलोकेट किया? बस टाइम सबसे छोटा है। कहना है सर। हाँ एक मिनट, आप स्टॉप करिए। हाँ करिए। ये तो क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन टाइम पहले लिए फिर 80 लिए, ठीक है। P4 का अराइवल टाइम 0 है, तो P4 इन किया। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप नॉन प्रिमिटिव एसजेएफ में क्या कर रहे हैं, अराइवल टाइम आपका जो है सबसे पहली बार देख रहे हैं।
हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए। सर आंसर गलत है। आंसर नहीं, आप एक्सप्लेन करिए कैसे किए हैं। सर इसमें एग्जीक्यूशन टाइम को सर प्रायोरिटी दिया गया है, लेकिन ये फीफो ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है सर। ये आंसर गलत बना हुआ है। सबसे पहले सर इसमें एलोकेट होता P4, जो कि सर मैंने एलोकेट किया है, 6 सेकंड तक एग्जीक्यूट किया, फिर मेरे को सर अराइवल टाइम को प्रायोरिटी देना चाहिए था, तो इसके बाद एलोकेट होता मेरा प्रोसेस 2 सर, P2, हाँ, बट हाँ। मैंने P1 एलोकेट किया सर, तो ये मेरा एरर है। यहाँ पर आपका एरर है, इसलिए क्योंकि आप बस टाइम को देखने लगे उसके बाद। यस सर, अभी सर रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको स्टॉप करिए। इनटू सर रेक्टिफाई किया तो सर हाँ, आप शेयर करिएगा। सर फिर सिर्फ गैंट चार्ट को रेक्टिफाई किया सर, सारा टेबल नहीं मिला। ठीक है, गैंट चार्ट ही मेन होता है टेबल, यस सर। उसी से ना आप टेबल फिर सीटीबीटी निकालेंगे। गैंट चार्ट है। P1, P4, उसके बाद P2, शशि कुमार। यस सर, शेयर करें बस। हाँ, यस सर, नीचे वाला P4 हाँ, P4, P2, P5, P3, P1 करेक्ट। सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा सर, बस टाइम इसका प्रायोरिटी है तो फिर सर हम अराइवल टाइम पर काहे जा रहे हैं? क्या? सर बस टाइम को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे ना सर? हाँ, हाँ, हाँ। तो सर 0 पे सर बस टाइम 6 है, 0 पे 6 तक जब हम रन करवा रहे हैं तो सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जा रहा है। उसके बाद सर हम बस टाइम को काहे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, क्यों अराइवल टाइम को दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि आप अराइवल टाइम के बेसिस पर गैंट ही। चार्ट एरर है। क्या एरर है इसमें? सर P4 सबसे, ये सर P3 सबसे लास्ट में लोकेट होगा ना सर, क्योंकि अराइवल टाइम सबसे ज्यादा उसी का है सर। अच्छा, इसमें उल्टा कर दिया। P3 की जगह सर P1 होगा एंड P1 की जगह P3 सर। P4 ठीक है, स्टॉप करिए। तो यहाँ कहाँ पे एरर है सर? P4, P2, P5, P4 ठीक है आपका, P4, P2, then P5, then P3. Why you are not taking P1 first? हम बस टाइम कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं नहीं, कुछ में बस टाइम दे रहे हैं, कुछ में आप अराइवल टाइम ले रहे हैं। कुछ में बस टाइम, कुछ में अराइवल टाइम। ठीक है।